नीरज मेमोरियल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीए थर्ड ईयर के दोनों पेपर के बारे में और उनके डिस्कशन से उनके सिलेबस के बारे में भी हम पता लगाएंगे और क्वेश्चंस किस प्रकार के बनेंगे वो भी देखेंगे। बीए फाइनल ईयर के जो पेपर हैं वो दोनों काफ़ी बड़े हैं। पहला पेपर जो है वो है विश्व का प्रादेशिक भूगोल, वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी, और इस पेपर के अंदर विश्व के सभी महाद्वीपों के बारे में जो सिलेबस में पॉइंट्स दिए गए हैं उनके एक बार हम देख लेते हैं किस प्रकार के पॉइंट्स हैं और किस प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे। एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, यहाँ जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो किसी एक संपूर्ण महाद्वीप से रिलेटेड होंगे, जैसे एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। यहाँ क्वेश्चन किसी भी देश से संबंधित नहीं होगा। ये सिलेबस में बिल्कुल क्लियर एक लाइन मेंशन की गई है कि यहाँ क्वेश्चन किसी एक देश विशेष से नहीं होगा। लेकिन उत्तरी अमेरिका में क्वेश्चंस कई बार यूएसए से संबंधित कर दिए जाते हैं, जिससे ये हमें इन क्वेश्चंस की भी तैयारी करनी है जो क्वेश्चंस कई बार हमारे उत्तरी अमेरिका में से पूछे जाते हैं। ठीक है, सन 2019 और 20 से विश्व के प्रादेशिक भूगोल का पेपर पैटर्न चेंज हुआ है। यहाँ इनकी यूनिट्स को कुछ आगे पीछे किया गया है और कुछ यूनिटों को मर्ज करके कम यूनिट कर दी और उसकी जगह एक नई यूनिट का निर्माण किया है जिसमें संपूर्ण विश्व के बारे में हमें पढ़ना है। तो जो पुराने पेपर हैं उसमें हमें पैटर्न्स को थोड़ा सा डिफरेंट या तरीके से पढ़ना है। इस पैटर्न पर अभी तक एक ही पेपर लगा है सन 2019 में। सन 2019 में 2020 के पेपर्स नहीं लगे हैं, तो इसका हमारे पास कोई एक नया पेपर उपलब्ध नहीं है। तो हम अलग अलग यूनिट्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली यूनिट विश्व समग्र रूप में, एक यूनिट जिसमें पूरे विश्व की संबंधित हमें सूचनाओं को या आंकड़ों को एक साथ पढ़ना है। संपूर्ण विश्व के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो संपूर्ण विश्व से रिलेटेड आएंगे। टॉपिक अगर हम देखते हैं तो टॉपिक एक जैसे ही है सभी यूनिट्स के अंदर। जैसे यहां पर है पहला मुख्य भौतिक लक्षण, मतलब भौगोलिक संरचना है, पहाड़, नदी, पर्वत, पठार, झरने, इनसे संबंधित पूछा जाएगा। ये भौगोलिक एस्पेक्ट्स हैं, भौतिक लक्षण। दूसरा टॉपिक है उसका नदी, या हम बोल सकते हैं इसको अपवाह तंत्र, जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि उस महाद्वीप में या उस क्षेत्र में बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। जलवायु प्रदेश, ठीक है, जलवायु प्रदेश में जहां एक जैसी जलवायु पाई जाती है उसे बोलते हैं जलवायु प्रदेश। तो यहां जलवायु प्रदेश से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति पेड़ पौधों का वह समूह जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के अपना विकास करता है, समूह के रूप में पाया जाता है। और विश्व में प्राकृतिक वनस्पति अलग अलग मात्रा में, अलग अलग परसेंटेज में विश्व के अलग अलग महाद्वीपों में फैली हुई है। कहीं पर बहुत ज्यादा, कहीं पर बहुत कम है। नेक्स्ट है मृदा। मृदा सबसे पहले वर्गीकरण करने के लिए उत्तरी अमेरिका की एक संस्था थी यूएसडीए, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जिसने मृदा के बारे में एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। और इस वर्गीकरण से संबंध में करीब 8 से 10 मृदाएं, पहले शुरुआत में 8 फिर 9 और उसके बाद एक नई रिसेंटली 10वीं नंबर की मृदा जोड़ी गई है। ये मृदा वर्गीकृत की गई है। विश्व में ये मृदाएं अलग अलग स्थान पर अलग अलग मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट कृषि के प्रकार। कृषि जैसे प्राकृतिक वनस्पति होता है बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगने वाला या विकसित होने वाला पेड़ पौधों का समूह। कृषि में जस्ट मानवीय हस्तक्षेप को शामिल किया जाता है कि मानवीय सहायता से विकसित या विकास करने वाला पेड़ पौधों का समूह क्या कहलाता है? कृषि कहलाता है। और विश्व में अलग अलग प्रकार की कृषि कहलाती है। जैसे प्रारंभ में प्रारंभिक या आरंभिक या प्राचीन कृषि कहलाती थी, उसके बाद धीरे धीरे कृषि का विकास होता गया और अलग अलग प्रकार की कृषियों का निर्माण होता गया। यहाँ पर एक व्यक्ति है डी व्हीटलसी, जिसने कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किया है और 13 प्रकार के कृषि प्रदेश बताए संपूर्ण विश्व के। औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहां एक प्रदेश में या एक क्षेत्र में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जाती है और उसे वहां पर स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रकार की जो भी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, परिवहन या फिर किसी भी सरकारी सहायता की आवश्यकता पड़ती है, जिससे उस क्षेत्र का विकास होता है, क्या कहलाता है? औद्योगिक प्रदेश। नेक्स्ट है यातायात। विश्व के एक देश में या एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने के लिए 3 संसाधनों का या साधनों का यूज किया जाता है, स्थल, जल और वायु। स्थल के अंदर 2 चीजें शामिल होती हैं, सड़क मार्ग और रेल मार्ग। ठीक है, जल मार्ग और वायु परिवहन वर्तमान में सबसे
तेज और सबसे नवीनतम संसाधन या यातायात का साधन वायु परिवहन है। तो ये जो ये यूनिट है वो पूरी यूनिट हमें एक विश्व के संदर्भ में पढ़नी है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो भी देख लेते हैं। जैसे विश्व में अपवाह तंत्र को स्पष्ट कीजिए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, संपूर्ण विश्व का एक मानचित्र बनेगा और उसमें हर महाद्वीप की नदियों को हमें दर्शाना पड़ेगा और महाद्वीप के अनुसार उन नदियों को हमको थोड़ा थोड़ा 2-2, 3-3 लाइनों में समझाना पड़ेगा। ऐसे ही विश्व की जलवायु प्रदेश के बारे में पूछा जाएगा, विश्व में प्राकृतिक वनस्पतियों का वर्गीकरण पूछा जाएगा, विश्व में मृदा के प्रकार, जैसे जिसका व्यक्ति का नाम था जो यूएसडीए जिन्होंने वर्गीकरण प्रस्तुत किया, ऐसे ही कृषि के प्रकारों के बारे में पूछा जाएगा। डीबीसी का नाम भी दे सकते हैं, सीधा सिंपल डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। औद्योगिक प्रदेशों के बारे में पूछा जाएगा, जैसे विश्व के औद्योगिक प्रदेश का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। एवं विश्व में स्थल परिवहन की महत्ता दर्शाइए, विश्व में जल परिवहन की महत्ता दर्शाइए, विश्व में वायु परिवहन की महत्ता दर्शाइए, वायु परिवहन का विकास बताइए। यह वैश्विक स्तर पर है, यह पहली यूनिट दी गई है। लेकिन हमें एक पैटर्न अपनाना है। यह पहली यूनिट इन 4 यूनिटों का ही एक सम्मिलित रूप है। कैसे? ये वैश्विक स्तर पर है और विश्व के अंदर जो भी हमें पढ़ना है वो हम इन 4 यूनिटों में अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे एक टॉपिक है इसका, ये अपवाह तंत्र, हमें विश्व का अपवाह दर्शाना है। तो विश्व का अपवाह दर्शाने के लिए हमें उसे एशिया महाद्वीप में भी दिखाना पड़ेगा, वही नदियां हमें यूरोप में भी दिखानी पड़ेंगी, नदियां हमें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में भी दिखानी पड़ेगी और नदियां हमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी दिखानी पड़ेंगी। तो अगर हमें अलग अलग महाद्वीपों के जो अपवाह तंत्र को हमने पढ़ा है, उन अपवाह तंत्र को समराइज करके और हम एक साथ एक जगह प्रस्तुत करते हैं, तो वो अपने आप टॉपिक किसका बन जाएगा, विश्व के समग्र रूप की जो यूनिट है उसमें अपवाह तंत्र का बन जाएगा। तो इसका कहने का मतलब पहली यूनिट हमें सबसे लास्ट में पढ़नी है, जब हम ये 4 यूनिट पढ़ चुके होंगे। क्योंकि इन 4 यूनिट में अगर हम देखा जाए, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका को छोड़कर बाकी के 6 महाद्वीपों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इन्हीं 6 महाद्वीपों का वर्गीकरण हम एक यूनिट के अंदर एक साथ करेंगे। तो इस यूनिट को तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, यही यूनिट हमारी 4 यूनिटों को पढ़ते ही अपने आप तैयार हो जाएगी। सिर्फ इसमें थोड़ा सा रिटन स्किल का ध्यान रखना है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, इस यूनिट के कई सारे टॉपिक आप ऑलरेडी बीए सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ चुके हैं। बीए सेकेंड ईयर के अंदर मानव और आर्थिक भूगोल नाम की जो किताब है, उसकी 3री, 4थी और 5वीं यूनिट, उन यूनिटों में से अलग अलग जगह से आपको इन यूनिट्स के लिए कंटेंट मिल जाएगा। तो हमें जो बुक इसमें सहायता प्रदान करेगी वो बीए सेकेंड ईयर की मानव और आर्थिक भूगोल होगी। वो समझाया जाएगा कि आपको इसको किस प्रकार से यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम अलग अलग महाद्वीपों से संबंधित टॉपिक्स अगर आप देखते हैं तो आपको लगभग एक जैसे टॉपिक लिखे हुए मिलेंगे। जैसे यहां भी धरातल लिखा हुआ है एशिया में, यहां लिखा हुआ यूरोप में, यहां उत्तरी अमेरिका में, यहां एक यूनिट में 3 महाद्वीप हैं, दक्षिण अमेरिका में धरातल, अफ्रीका में धरातल और ऑस्ट्रेलिया में धरातल। तो हर महाद्वीप में आपको एक जैसे टॉपिक पढ़ने हैं। धरातल या भौतिक संरचनाओं के बारे में पढ़ना है, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और बाकी के 3 महाद्वीपों में भी। ऐसे ही अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ना है, ऐसे ही जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, जनसंख्या का स्थानिक वितरण, कृषि, खनिज, शक्ति संसाधन और उद्योग। ये 9 से 10 टॉपिक हैं जो लगभग आपको हर यूनिट में पढ़ने हैं। सिर्फ परिवर्तन क्या होगा, उस यूनिट का जगह या क्षेत्र कौन सा है। जैसे अपवाह तंत्र, तो एशिया का अपवाह तंत्र समझाओ, यहां यूरोप का अपवाह तंत्र समझाओ, यहां उत्तरी अमेरिका का अपवाह तंत्र समझाओ और यहां दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का अपवाह तंत्र समझाइए। ठीक है, अब पहले आप पेपर दे चुके हो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के, तो आपको मालूम है यहां से 2 क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन वो होंगे एक ही महाद्वीप से, किससे, एशिया से। तो अगर हम देखें तो हमारे कुछ टॉपिक है यहां से हम ब्रेक कर सकते हैं। ये जो 5 टॉपिक हैं ये भौगोलिक टॉपिक्स हैं, धरातल, अपवाह, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति और मृदा, ये प्राकृतिक क्षेत्रों से संबंधित टॉपिक्स हैं। जनसंख्या, कृषि, खनिज, शक्ति संसाधन और उद्योग, ये मानवीय क्षेत्रों से संबंधित टॉपिक हैं। तो अगर देखा जाए लगभग 2 क्वेश्चन का जो पैटर्न रहता है, वो एक क्वेश्चन यहां से आता है और एक क्वेश्चन लगभग यहां से पूछा जाता है। ठीक है, सही यही प्रोसेस यहां भी रहता है। यूरोप में भी हमें यही टॉपिक इस प्रकार से ही पढ़ने हैं। इसी प्रकार का पैटर्न हमारा यहां भी रहता है।
उत्तरी अमेरिका में भी और दक्षिण अमेरिका में भी। तो अगर देखा जाए तो आपके दो क्वेश्चंस यहां से आएंगे, तो एक क्वेश्चन यहां से और एक क्वेश्चन यहां से, यहां भी एक क्वेश्चन, यहां भी एक क्वेश्चन बनेगा। इसी प्रकार से इस जगह भी और इस जगह भी। ठीक है, 3 यूनिट्स के अंदर तो हमें इजी रहता है कि हम इन चीजों को समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब बात आती है 5वीं यूनिट की। जो 5वीं यूनिट है इसमें एक परिवर्तन किया गया है। पहले इस 5वीं यूनिट के अंदर, इस 5वीं यूनिट में पहले अफ्रीका नहीं सम्मिलित था, दक्षिण अमेरिका एक अलग यूनिट हुआ करती थी, इसमें केवल ऑस्ट्रेलिया आता था, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, तथा हमारे कुछ अलग से 3 टॉपिक थे, WTO वैश्विक व्यापार संगठन, UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इनसे रिलेटेड टॉपिक आते थे, लेकिन अब सबसे बड़ी ये यूनिट कर दी गई है, क्योंकि इसमें क्या किया गया है, इसमें क्या किया गया है, इसमें संपूर्ण महाद्वीपों में ग्लोब के जो नीचे के महाद्वीप हैं, इन तीनों महाद्वीपों को एक साथ सम्मिलित किया गया है। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इन सबके तीनों के अलग अलग 3 बार टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। इसका मतलब अगर जैसे देखा जाए, ये 9 से 10 टॉपिक हैं, ये 9 से 10 टॉपिक 3 बार पढ़ने हैं। दक्षिण अमेरिका में 9 से 10 टॉपिक, अफ्रीका में 9 से 10 टॉपिक और ऑस्ट्रेलिया में 9 से 10 टॉपिक, मतलब 30 टॉपिक अकेले यहां हो जाएंगे। तो अगर देखा जाए दूसरी तरीके से, तो 1 यूनिट, 2, 3, 4, 5, 6 टॉपिक बहुत सारे हैं, इसलिए हमें कुछ इसमें से हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा कि हमें किस यूनिट पर या किस चीज में से हमें फोकस ज्यादा रखना है। तो इसीलिए यहां पर ध्यान देने वाली एक बात है कि आपको दक्षिण अमेरिका जो एक टॉपिक है, दक्षिण अमेरिका, उसके 10 टॉपिक को तैयार करना है। इसको आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, 100% पैटर्न है। पहले अलग से एक यूनिट हुआ करती थी, तो एक क्वेश्चन यहां से मिलेगा ही मिलेगा, 7 नंबर का बड़ा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया भी एक अलग से यूनिट हुआ करती थी, तो यहां से भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से। अफ्रीका 2019 में ही जोड़ा गया है, इसे अंध महाद्वीप भी कहते हैं। और यहां से जो टॉपिक्स हैं वो कम आते हैं अभी तक तो, लेकिन हमें इसे भी तैयार करेंगे। तो यहां पर एक क्वेश्चन दक्षिण अमेरिका से और एक क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया से हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारे 7 नंबर के क्वेश्चंस के बारे में डिवाइड हुआ है कि यहां से हमें क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे। छोटे क्वेश्चन हमको इनमें से सॉल्व करने। बात आती है 15 नंबर के क्वेश्चंस की। 15 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें से हमें 2 करने होते हैं। फिक्स है, एक क्वेश्चन यहां से आएगा, फिक्स। आपको एक क्वेश्चन यहां से मिलेगा ही मिलेगा। एक क्वेश्चन एशिया से आएगा, एक क्वेश्चन उत्तरी अमेरिका से आएगा, और एक क्वेश्चन ज्यादातर जो भी पैटर्न रहेगा वो इससे बनेगा। आपको इनमें से 2 करने हैं, तो हमें एक क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करना है और दूसरा क्वेश्चन हमें एशिया या उत्तरी अमेरिका से अटेम्प्ट करना है। क्योंकि ये इतना बड़ा पेपर है कि इसे अगर हम पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे या पूरा हम एक एग्जाम के ओरिएंटेड पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमसे सिलेबस छूटेगा और उस सिलेबस से छूटने से हमें नुकसान होगा। इससे बचने के लिए हमें पेपर में एक पैटर्न अपनाना है, जिससे हम आगे के अध्ययन को या आगे की स्टडी कर सकें और अच्छे मार्क्स लेकर आ सकें। बहुत लेंथी है, क्योंकि इसका जो दूसरा पेपर भी है फाइनल का, वो भी अपना बहुत लेंथी है। उस पेपर का नाम है भारत का भूगोल। तो एक तरीके से आपको वैश्विक स्तर पर भी अध्ययन करना है और भारतीय स्तर पर भी आपको अध्ययन करना है। यह फर्स्ट पेपर है और इस पेपर में हमें हर क्वेश्चन के अंदर एक मैप बनाना ही पड़ेगा। तो आप पैटर्न जानते हैं, आपको मालूम है क्वेश्चन कैसे बनता है। 2 7-7 नंबर के क्वेश्चन हमें यहां होते हैं, जिनमें से एक करना होता है। 2 7-7 नंबर के क्वेश्चन यहां होते हैं, जिसमें से भी हमें एक करना होता है। ऐसे टोटल मिलाकर हमें 5 7-7 नंबर के क्वेश्चन करने हैं। इसका मतलब 5 मैप यहां बनाने पड़ेंगे आपको। ठीक है, इसके अलावा 2 15 नंबर का क्वेश्चन करने, 2 मैप वहां भी बनेंगे। तो आपको 7 मैप बनाने की आदत डालनी पड़ेगी। 7 मैप बनाओगे, मैप से मार्किंग अच्छी होगी। एक विश्व के स्तर का मानचित्र हमें पढ़ना है, वैश्विक स्तर पर मानचित्र कैसे बनता है। फिर हमें महाद्वीपीय स्तर पर अलग मानचित्र कैसे बनते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रैक्टिस हम मैप्स पर ही करेंगे हर टॉपिक की। जब आप पढ़ेंगे तो उसमें धरातल में भी एक मैप बनाना है, जिसका अध्ययन हम करेंगे। अपवाह में भी मैप बनेंगे। तो अगर देखा जाए तो यहां पर आपकी मानचित्र कला का भी योगदान काफी ज्यादा रहेगा और आपको मार्किंग लेने के लिए मानचित्र कला पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। आगे हम इन टॉपिक्स पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जिससे हमारे अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सके। यहां मानचित्र ही आपको मार्किंग दिलाने में सहायता प्रदान करेगा, जिससे आपको आपके आंसर को प्रेजेंटेशन करने में अच्छे तरीके से महसूस और आपकी टेक्निक्स बहुत अच्छी रहे। धन्यवाद।